अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने सेकंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक आता है उसका नाम है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शेप एथिकल कंडक्ट। अगर हम अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो हमें अखलाकी तौर पे उसके अंदर किन किन चीज़ों को जो है वो चेक करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपके साथ शेयर किए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास आता है उसका नाम है एथिकल अवेयरनेस। सेकंड जो स्टेप आता है जिसका नाम है एथिकल रीजनिंग, इट इज आल्सो नोन एज एथिकल एजुकेशन, इसे एजुकेशन का भी यहाँ पर नाम दिया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है एथिकल एक्शन और फोर्थ हमारे पास आता है जिसका नाम है एथिकल लीडरशिप। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास उसके अंदर जो पॉइंट है जिसका नाम है एथिकल अवेयरनेस, आपके सामने उसका मीनिंग भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कहता है कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर्मल स्टेटमेंट दैट डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स इट्स एम्प्लॉय टू सॉल्व एथिकल क्वेश्चन और इशू। इसमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली अपने एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर हमारे एम्प्लॉय के आगे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम को या उस क्वेश्चन को वो किस तरीके से सोल्व करेगा, उसका किस तरीके से जो है वो आंसर करेगा। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं वो एथिकल अवेयरनेस बेटा आप लोगों की कहलाती है। एथिकल अवेयरनेस से मेन चीज इससे पहले जो इदारा अपने एम्प्लॉय के लिए करता है उसका नाम है एथिकल रीजनिंग, जिसे हम लोग एथिकल एजुकेशन का नाम भी देते हैं। इससे रिलेटेड पहले इदारा अपने एम्प्लॉय को बेटा एक ट्रेनिंग देता है। उस ट्रेनिंग के अंदर उसको बताते हैं कि अगर आपके सामने किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए तो आपने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करना है, उसका आंसर आप लोगों ने किस तरीके से देना है। इसके अंदर लिखा भी हुआ है, कहता है कोड ऑफ कंडक्ट कैन नॉट डिटेल अ सोल्यूशन फॉर एवरी एथिकल सिचुएशन। कहते हैं हर चीज का जो है वो इसके अंदर प्रॉपर आप लोगों को आंसर नहीं किया जाता। कहता है सो कॉर्पोरेट प्रोवाइड ट्रेनिंग इन एथिकल रीजनिंग। तो फिर इदारा क्या करता है, हर चीज का क्योंकि आंसर हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता तो इदारा फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखता है जिसमें वो बताता है कि अगर आपके सामने किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से सोल्व करना होता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास पॉइंट आता है उसका नाम है एथिकल एक्शन। बेसिकली एथिकल एक्शन के अंदर उसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें बताया कहता है हेल्पिंग एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज को जो है वो हेल्प करता है, रिकॉग्नाइज एंड रीजन थ्रू एथिकल प्रॉब्लम एंड टर्निंग देम इनटू एथिकल एक्शन। बेसिकली स्लाइड का ताल्लुक प्रीवियस वाली स्लाइड के साथ है जिसमें हम लोगों ने अभी बात की थी कि हम उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो फिर हमने यही देखना है कि जो ट्रेनिंग हम लोगों ने अपने एम्प्लॉय को दी है उस ट्रेनिंग को ले लेने के बाद अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को जिस तरीके से हम लोगों ने उनको सिखाया क्या उन्होंने उस प्रॉब्लम को उसी तरीके से सोल्व किया कि कोई और उन्होंने टूल यूज किया। अगर तो उस तरीके के अंदर रहते हुए उन्होंने उसको यूज प्रॉब्लम को सोल्व किया तो इट मींस कि वो इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते थे उसके मुताबिक। रीजन क्या है कि जब हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इदारे को काफी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है वो फेस करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से सबसे मेन रीजन क्या है कि अगर हम किसी भी बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो देन वो कस्टमर हमारा लूज हो जाएगा। तो कभी भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके कस्टमर्स लूज हों, इसीलिए वो जो आंसर्स भी करते हैं बड़े पोलाइट मैनर के अंदर करते हैं। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी हमारे पास कॉल सेंटर वाले हैं, हम जितना मर्जी हार्श होकर उनके साथ बात कर रहे हैं वो हमेशा पोलाइट मैनर में आगे से बात करते हैं। वो कभी भी हमारे साथ हार्श होकर बात नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये बेसिकली एथिकल एक्शन है जो उनको चीज सिखाई जाती है। और आखिरी जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है उसका नाम क्या है, वो है एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप में वो कहते हैं एग्जेक्टिव मस्ट डेमोस्ट्रेट एथिकल बिहेवियर इन देयर एक्शन। कहता है फिर जो भी आपके एम्प्लॉय ने आप लोगों के लिए जो वो डिसीजन वगैरह लिए हुए हैं, जो भी उन्होंने काम किया हुआ है, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी जो है उसको चाहिए कि वो उसके अंदर उनका वहां पर साथ दे, उनका जो है वो ताबन वगैरह उनके साथ करेगा भी जो आपने काम किया है बिल्कुल अच्छा काम किया है। जिस अगर इदारे की तरफ से एम्प्लॉय को सपोर्ट आना हो तो एम्प्लॉय कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एथिकल लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप भी वो है जिसमें हमेशा आप लोगों का जो बिहेवियर है ना अपने एम्प्लॉयज के साथ पोलाइट होगा तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ काम करेगा। अगर आप पोलाइट नहीं होंगे तो आपका एम्प्लॉय भी आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा हमारे पास आता है उसका नाम है एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई सोसाइटी, जिसमें सबसे पहले अगेन उसने वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो फैसले करे जो बिल्कुल सही हो और सही माने जाते हो और माशरा भी उन तमाम के तमाम फैसलों को जो है वो बिल्कुल सही मानता हो। इसकी एक एग्जांपल से यहाँ पे लिखी हुई है, कहता है मेजर थ्रू सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट क्या है, लाइक मैं कहता हूँ कि जी एक ऐसी जगह के ऊपर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया जहां पे आज से पहले उस तरह का कोई बिजनेस नहीं था, तो मैं इर्द गिर्द के लोगों से अपने बिजनेस के बारे में ओपिनियन लूंगा। कहीं इर्द गिर्द के रहने वाले लोग जो है वो मेरे बिजनेस की वजह से परेशान तो नहीं है। लाइक मैंने एक फैक्ट्री अपनी बना लिया और वो फैक्ट्री बना ली किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर,
हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फैक्ट्री बनाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी फैक्ट्री बना ली। अब इर्द गिर्द के लोगों को कहीं मेरी उस फैक्ट्री बनाने की वजह से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग जो है वो मेरी फैक्ट्री के अंदर मशीनों के चलने की वजह से या उसकी पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब होते हो। तो यही चीज वो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा है। कहते हैं कि हमारी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम लोगों ने अपनी सोसाइटी जो है उसका हमेशा यहाँ पर ख्याल रखना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड इसी से रिलेटेड है, कहते हैं एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो है वो अगर बात की जाए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको 4 हिस्सों में बेटा कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले नंबर पे हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, देन एम्प्लॉय, और आखिर में हम इसके अंदर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को लेते हैं। 4 लोगों से रिलेटेड जो है वो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू जनरल पब्लिक। कहते हैं जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए ये ध्यान में रखें कि वो प्रोडक्ट डेंजरस नेचर की ना हो। अब डेंजरस नेचर से मुराद किया उसके अंदर अल्कोहल, तंबाकू, वैक्सीन या स्टीरॉइड्स वगैरह इस तरह की कोई चीजें ना हो जिसके इस्तेमाल से लोग उसके आदी बन जाए और उसको इस्तेमाल करना मुसलसल जो है वो वहां पर क्या करते हैं, शुरू कर दें। उसके पीछे एक रीजन है जिसके लिए उसे यहाँ पर ये कहा हुआ है कि लोग जो है उसकी आदत ना डालें। रीजन क्या है? वो रीजन के अंदर यहाँ पर बता रहा है, कहता है 90% ऑफ ऑल अडल्ट स्मोकिंग बिगिन बिफोर द एज ऑफ 18। कहते हैं हमारे यहाँ पर ये है कि जो हमारी अडल्ट वाली एज होती है ना, यानी कि 18 इयर्स, हम 18 साल से पहले जो हम लोगों को चीजें दिखाई जाती है ना, हम उसको देखते हुए अपने आप को उसके अंदर ढाल लेते हैं। यानी कि जो हमें दिखाया जाता है हम उसको देखते हैं, उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर टीवी में अगर हम लोग देखें तो हमारे जो फेवरेट एक्टर्स हैं अगर वो एक एक्ट कर रहे हैं, स्मोकिंग का एक्ट कर रहे हैं या किसी सॉफ्ट ड्रिंक का एक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी वही चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको लाइक करते हैं। तो आज के दौर में हमारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग हैं वो हमेशा टारगेट ही पर्सनैलिटीज को करते हैं जिनको अवाम लाइक करती हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर लाइक की जाने वाली पर्सनैलिटी है वो शाहिद खान अफरीदी की है, जिसको लोग एज ए क्रिकेटर बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। उसके अलावा उसका रोल मॉडल जो है वो इंसान के लिए, हम सब के लिए बड़ी एक अच्छी मिसाल भी है कि वो किस तरह से लोगों की मदद करता है, उसकी अपनी फाउंडेशन किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। तो यही चीज है। अगर मैं कहूँगा शाहिद अफरीदी को किसी एक अल्कोहल के एक्ट के अंदर डाल दिया जाएगा तो हम कहेंगे अगर शाहिद अफरीदी ये चीज करते हैं तो क्यों ना हम भी ये करके देखें। तो दैट्स अ थिंग। वो कहता है कि जी आप हमेशा ये बात अपने जहन में रख लें कि आप लोग जो जिस चीज को सेल आउट करने के लिए जा रहे हैं, जो चीज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर जो आप लोगों की जनरल पब्लिक है ना उसकी हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपकी जनरल पब्लिक की हेल्थ के ऊपर उसका कोई इशू आएगा तो देन जारी बात है आप लोगों की ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी कभी भी उससे जो है वो बाहर नहीं निकल सकेगी। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? अगर आप देखें तो इंडियन मूवीज जिसमें सबसे ज्यादा ये चीज को पहले प्रमोट किया गया कि जितने भी वहां के लोगों के फेवरेट एक्टर्स थे वो सारे के सारे ड्रिंक करते थे, डिफरेंट तरीकों के साथ स्मोकिंग करते थे। ऐसे रिजल्ट हुआ ये कि इंडिया की काफी सारी आबादी स्मोकिंग की तरफ चली गई और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अगर अब आप देखें तो किसी भी मूवी के स्टार्ट में, इंडियन मूवी के स्टार्ट में अगर आप देखें तो वो आप लोगों को इस चीज के जो है वो साइड इफेक्ट्स बताते हैं कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल की वजह से आप लोगों को गले का कैंसर हो जाता है और बेशुमार तरह की आप लोगों के सामने जो है वो पिक्चर्स लेकर आते हैं। और एट द एंड फिर एक ही मैसेज दिया जाता है आप लोगों को वहां पर कि आप लोगों ने ओपन कहीं पर भी जो है वो स्मोकिंग और किसी भी किस्म का नशा वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप कहीं पर ये करते लोगों को देखें तो उसी वक्त आप अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो आपने आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस है आप उसको इन्फॉर्म करें। तो इसलिए वो कहता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो कभी भी डेंजरस नेचर की ना हो, उसके अंदर किसी किस्म का अल्कोहल, तंबाकू, वैक्सीन या स्टीरॉइड्स ना शामिल हो जो इंसानी सेहत के लिए जो है वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस किए हुए हैं जिसको बता रहा कहता है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। कहता है पहली बात तो ये कि आप हमेशा एक ऐसी चीज को सामने लेकर आए जिसकी वजह से आप अपने एनवायरमेंट को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे को उसका वैसे ही नुकसान हो रहा है जो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा। लेट्स सपोज जैसे सिगरेट पीने वाला शख्स खुद तो अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहा है, सिगरेट का सारा धुआं उसकी अपनी बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है, लेकिन जब वो उसको बाहर निकालता है तो उसकी वजह से दूसरा जो पास खड़ा हुआ शख्स है उसकी सेहत के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है? प्रोटेक्टिंग करनी है किसकी? द इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को बेटा आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए उसने नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है जिसमें बता रहा है, कहता है डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। कहता है इसके लिए आप लोगों के पास पढ़े लिखे लोग होंगे तो आप लोग ये काम कर सकते हैं।
आप लोगों को पहले भी बताया था, वर्क फोर्स बेसिकली लेबर के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर सेकंड है क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स। आप लोगों की जो वर्क फोर्स है ना वो एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो आएंगे आपको आकर बताएंगे कि जनाब अब अगर लोगों को इस चीज की आदत पड़ गई है तो हम लोगों ने इसमें से लोगों को निकालना किस तरीके के साथ है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन वो आप लोगों को यहाँ पर देखे जाएंगे। जैसे लोग पहले स्मोकिंग की तरफ जाना शुरू हुए और स्मोकिंग के बाद एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी गई, शीशा। अब जब ये चीजें बहुत ज्यादा आम होनी शुरू हो गई तो फिर इन्होंने जो आप लोगों के क्वालिफाइड वर्क फोर्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बबल निकाल दी। उनका ठीक है अभी जो तंबाकू नोशी करने वाले लोग हैं हमने उनके लिए एक बबल निकाली है, उनको तंबाकू ही नोशी करनी है ना, तो ठीक है हम आपके लिए एक बबल निकालते हैं जिसके अंदर आपको सेम वही फ्लेवर वगैरह मिलेंगे जो आप ऑलरेडी रूटीन के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो काफी सारे लोग जो है वो फिर उस चीज से दूसरी चीज की तरफ मूव होने शुरू हो गए। तो दैट्स अ थिंग कि आप लोगों के पास अगर क्वालिफाइड लोग होंगे तो तभी आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को जो है वो सेव कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सेव कर सकते हैं। तो ये वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो जिनका हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी हमारी प्रोडक्ट जनरल पब्लिक के लिए डेंजरस नेचर की ना हो। रीजन अगेन वही बता रहा हूं, जो हम उनको दिखाएंगे वही चीज के ऊपर वो अमल करते हुए आगे जाएंगे। लाइक पाकिस्तान में अभी तकरीबन कोई 6-7 माह पहले की बात है, एक एड चला था स्ट्रिंग का, जिसमें जो हमारे बॉक्सर आमिर खान है उनको दिखाया गया था कि वो एक ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग के बाद काफी सारी एक्सरसाइज उन्होंने करने के बाद स्ट्रिंग को पी है। अगर आप उस एड को प्रॉपर्ली ध्यान से देखें ना तो स्ट्रिंग को उन्होंने अपने होंठों के साथ तो जरूर लगाया हुआ है लेकिन वो उसको इनहेल नहीं कर रहे, उसको अंदर नहीं लेकर जा रहे। अगर आप देखें तो अगर कोई भी बंदा ड्रिंक को पीता है ना तो ड्रिंक आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल ऊपर से नीचे की तरफ को आता है, वो कम होती है, लेकिन उनकी कम नहीं हुई। तो जैसे उन्होंने वो ऐड किया, ऐड करने के बाद उनको अच्छी खासी पेमेंट हुई, उनके जो स्पॉन्सर से उन्होंने वो ऐड को देखा तो उन्होंने कहा जनाब आपने ये क्या ऐड कर दिया, आप तो एक रोल मॉडल थे लोगों के लिए, आप तो एक फाइटर हैं, अगर आपकी बॉडी में से इस ड्रिंक का एक भी कतरा मिल गया या एक भी इसके जो है वो सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर से निकला है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने जहां पर ये ऐड किया हुआ है उन लोगों को मना करें कि ये ऐड वहां पर ना चलाएं। उस ऐड को फिर अगर आप देखें तो अब आपको टीवी के ऊपर वो ऐड नजर नहीं आएगा, अब अगर नजर आ भी गया तो यूट्यूब के ऊपर से या अदर चीजों की बेस के ऊपर आप उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो आप लोगों को कभी भी नजर नहीं आएगा। तो दैट्स अ थिंग, जो हम अगले को दिखाना चाहते हैं ना, जो हम अगले को दिखाएंगे अगला हमेशा उसी के ऊपर अमल करेगा। हम लोगों ने स्ट्रिंग के ऐड में लोगों को दिखाया कि ये पीने के बाद देखें थोड़ा सा मूव होने के बाद कितनी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो दैट्स अ थिंग, हम उनको दिखा रहे हैं कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है, अब लोग उसको पी रहे हैं, लेकिन उसको पीने के बैक पे उनके लिए क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये उन लोगों को भी नहीं पता। तो अगली हेडिंग हमारी इसी से रिलेटेड है जिसमें वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टमर्स। अब हमारी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें 4 हेडिंग्स उसने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। कहता था राइट टू बी सेफ, हर बंदा जो है वो भाई अपने आप को सेव करना चाहता है। तो कहता है आपकी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी ये बनती है कि आप उसको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएं, ठीक है, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, अगर वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहा है उससे बचना चाहता है तो बचने के तरीकेकार वगैरह क्या होंगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जिसमें से लिखा हुआ है द राइट टू बी इन्फॉर्म। आपने जो भी चीज उसको यहाँ पर बतानी है ना, ये बात का बड़ा अहम आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो गलत बात नहीं आपको उसके आगे करनी। लाइक अगर आप देखें तो जब भी सिगरेट का कोई भी ऐड टीवी के ऊपर आता है तो ऐड के फौरन बाद आप लोग वहां पर देखेंगे एक जुमला लिखा हुआ आ जाता है, खबरदार तंबाकू नशी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है, ये जुमला उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। अब जारी बात है ये जो जुमला लिखा हुआ है ये गलत तो नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यही तो वो बता रहा है कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं तो बताने के बाद आपने जो उसके सेफ्टी मेजर्स है ना वो बिल्कुल सही उसको बताने हैं। हम यहाँ पर अगर किसी भी चीज को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उसका क्या नुकसान हमारी बॉडी के अंदर होता है कोई भी इस चीज के बारे में नहीं बताता। इसीलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों ने द राइट टू बी सेफ, दूसरे लोगों को भी सेव करना है, और राइट टू बी इन्फॉर्म, और जिन लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देनी है। उस इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी किस्म की गलत बयानी नहीं होनी चाहिए कि अगला शख्स जो है वो उसको उसका मीनिंग कुछ छोड़ ले रहा हो। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, अब ज्यादातर जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर इंग्लिश में लिखी होती हैं जिसका तर्जमा ही अगला जो है वो वहां पर गलत कर बैठता है। तो कहते हैं इस तरह की भी कोई जो है चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए जिसमें अगला जब उसको रीड करे उसको इजीली समझ आ जाए कि आप उसके अंदर कहना क्या चाह रहे हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर था, कहता है राइट टू चॉइस, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अल्टरनेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा तो एज ए रिजल्ट अगर कल को वो प्रोडक्ट मार्केट में बननी बंद हो जाएगी तो देन उसकी वजह से जो हमारा कस्टमर है वो बहुत ज्यादा परेशान होगा, और परेशानी की वजह से वो कोई ऐसे
एक्ट कर बैठेगा या कोई ऐसा काम कर बैठेगा जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए से यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू चूज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे वांट, कहता है उसकी मर्जी, आप उसको चॉइस दें। यहाँ पर उसके पास 6-7 लाइक मैं कहते हैं मैंने 10-12 कोल्ड ड्रिंक्स आगे उसके रख दी हैं, उसकी मर्जी वो जो सी मर्जी कोल्ड ड्रिंक उठाकर पिए। तो दैट्स अ थिंग, उसके पास चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज है हमने उसी को इस्तेमाल करना है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इस वक्त इंडिया है। इंडिया में जिस वक्त कोई भी कंपनी जाती है ना अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट का असूल है कि सबसे पहले वो उसका फार्मूला उससे पूछते हैं, इसलिए कि कल को अगर वो कंपनी वहां से छोड़कर चली जाती है और लोगों को उस प्रोडक्ट की आदत डल गई हुई है, तो वो फिर अपनी आवाम को किस तरह से वहां पे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए वो पहले फार्मूला पूछते हैं, भाई पहले हमें फार्मूला बताओ, फार्मूला आप हमें बताओगे, हमारे सामने वो चीज बनाकर दिखाओगे, फिर हम आपको इजाजत देंगे यहां पर ये बनाने की, अदरवाइज नहीं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंडिया में पेप्सी की है। पेप्सी इंडिया में इस वक्त थम्स अप के नाम से बेटा सेल आउट होती है। आपने अक्सर टीवी के ऊपर इसका ऐड देखा भी होगा इंडियन चैनल्स के अंदर, जिसमें वो आप लोगों को दिखाते होंगे थम्स अप का ऐड। तो वो जो थम्स अप है ना, बेसिकली वो पेप्सी है। इंडिया में पेप्सी को थम्स अप के नाम से जो है वहां पर सेल आउट किया जाता है। और आखिरी और मेन बात जो यहाँ पे लिखे हुए है, कहता है राइट टू बी हेard। अब यहाँ पे जारी बात है, कस्टमर को भी कुछ कंप्लेंट्स होती है, तो कहते हैं भी कस्टमर का भी पूरे का पूरा हक बनता है कि उसको जितनी भी शिकायत है ना, वो अपनी सारी की सारी शिकायत जो है वो कंपनी तक पहुंचा सकती हो कि उसको प्रोडक्ट के अंदर ये कंप्लेंट्स है। हमारे यहाँ पर ये चीज बहुत कम है। ओवरऑल दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में एक सर्वे किया गया 2 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा जी कि देखते हैं कि कितने लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक को लाइक करते हैं। उन्होंने वहां पे डिफरेंट किस्म के लोगों को बिठा दिया। बिठाने के बाद उनसे पूछा, हाँ जी आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक लाइक करते हैं? कुछ लोगों ने कहा जी हम कोक लाइक करते हैं, कुछ लोगों ने कहा जी कि हम पेप्सी को लाइक करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जो जो कोक और पेप्सी को लाइक करते हैं वो इधर आ जाए। दरमियान में एक सर्कल में उनको बिठाया, आंखों में पट्टी बांधी, उनके आगे ड्रिंक जो है वो सर्व किया गया और उनसे पूछा कि हाँ जी ये पीकर बताएं ये कौन सा ड्रिंक है। तो यकीन माने कि 90% लोगों को पता ही नहीं था कि वो जो ड्रिंक पी रहे हैं वो कोक है कि वो पेप्सी है। जब लोगों को दिया गया तो लोगों को टेस्ट का ही नहीं पता। जिन 10% को पता था उन्होंने सही आंसर किया। अब यही तो कंप्लेन है। अब हर जगह के ऊपर प्रोवाइड की जाने वाली जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। लाइक पाकिस्तान के अंदर जो कोक और पेप्सी सेल आउट की जाती है, अदर कंट्रीज में जो कोक और पेप्सी सेल आउट की जाती है, दोनों के टेस्ट के अंदर फर्क है। तो दैट्स अ थिंग कि भी आप कस्टमर की तरफ से भी तो सुने ना, कस्टमर आपके जो है वो प्रोडक्ट को लेकर क्या कहना चाह रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टमर। कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बड़ा केयरफुल हो, उसके पास चॉइस होनी चाहिए, उसको अपना जो है वो राय रखने का हक होना चाहिए। तभी जाकर हम लोगों को पता चलेगा कि बिजनेस के अंदर किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे कस्टमर्स को जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब एम्प्लॉय भी कुछ चीजें अपने इदारे से जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उनमें सबसे पहले आती है वर्क प्लेसमेंट सेफ्टी। सबसे पहला पॉइंट ही है, हर एम्प्लॉय को यही चीज चाहिए, वर्क प्लेसमेंट सेफ्टी, जिसमें वो कहता है कि जी मुझे मेरी जॉब से रिलेटेड पहले सिक्योर करे, मुझे मेरी हेल्थ से रिलेटेड सिक्योर करे। अब ये दो वर्ड क्या है? जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी क्या है कि भाई आप काम करें, रिलैक्स होकर काम करें, ऐसा कोई हमारा डिसीजन नहीं है कि हम आपसे महीने 2 महीने काम करवाएंगे उसके बाद हम आपको निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। बाहर के ममालिक में बाकी ये चीज है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, पाकिस्तान में अगर आप अच्छा काम नहीं करे तो आपको निकाल दिया जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में इस तरह की चीज नहीं है। उनको लगता है कि भाई अगर ये वर्कर थोड़ा सा आज लूज है तो नो प्रॉब्लम, ये कल को एक अच्छा काम परफॉर्म हमारे आगे कर देगा। हो सकता है कि ये बीमार हो जिसकी वजह से आज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यही 2 चीजें वो यहाँ पर सबसे पहले डिमांड कर रहा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि उसको अपने इदारे की तरफ से अपनी जॉब को लेकर सेफ्टी चाहिए कि मालिक उसको जो है वो जॉब से नहीं निकालेगा। और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि जिसको उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो सिक्योरिटी चाहिए कि अगर कल को वो बीमार हो जाता है तो बीमारी की सूरत में इदारा जो है उसको वहां पर पैसे वगैरह पे करेगा। ये हम आपको पैसे पे कर रहे हैं, आप बीमार हुए, आप अपना इलाज वगैरह करवाएं। सेकंड पॉइंट, जब उसको ये 2 चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज ये उसकी आ जाती हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज में ये है कि जब जॉब सिक्योर होगी, उसको हेल्थ के इशू जो है वहां पे फैसिलिटी मिल गई है, तो वो चाहता है कि भी काम करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी फैमिली को दे। ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दे। उसके बाद अगर वो बीमार हो गया तो बीमारी की सूरत में उसको इदारे की तरफ से कुछ छुट्टियों की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जैसे हम मेडिकल लीव्स का नाम यहाँ पर देते हैं। अपनी फैमिली को टाइम दे सके, अपने रिलेटिव्स को टाइम दे सके, उसका स्केड्यूल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे बाहर के ममालिक में अगर हम बात करें यहाँ पर लंदन वाली साइड की, तो वहां पर बेटा नॉर्मली 5 दिन काम होता है, 2 दिन वहां पर छुट्टी होती है। तो दैट्स अ थिंग। अब 5 दिन उन्होंने काम करवाया, 2 दिन की छुट्टी थी, उसमें बंदा रिलैक्स अपनी फैमिली को टाइम दे। तो यही तो चीज अगला चाह रहा है कि भाई जॉब भी सिक्योर हो, जॉब सिक्योर होने के साथ साथ मुझे मेरी फैमिली को टाइम देने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल सके। और आखिरी पॉइंट जिसका इसी वाली स्लाइड का जो है वो है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑन द जॉब।
और कहते हैं फिर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है ना वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साल मैंने इदारे के अंदर काम किया और मेरे साथ एक और बंदे ने एक साल इदारे के अंदर काम किया तो उसको जो है वो इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे नहीं मिला। अब ये तो नहीं होना चाहिए। अब दो लोग अगर सेम टाइम पर इदारे के उन्होंने ज्वाइन किया है और इंक्रीमेंट की बारी आई है, एक बंदे को इंक्रीमेंट मिल रहा है दूसरे को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो इससे एम्प्लॉय हमेशा आपका डिसार्ड होता है। इसीलिए वो यहाँ पर आप लोगों को पहले नंबर पे कह रहा है कि उसको जो है वो प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एम्प्लॉयज। आपने अपने तमाम एम्प्लॉयज को जो है वो बराबर लेकर चलना है, किसी भी वजह से उनके अंदर फर्क नहीं करना। ये नहीं आपने कहना कि भाई फलां वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है इसलिए हम उसका इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, फलां वर्कर मेहनत नहीं करता है इसलिए हम उसका यहाँ पर इंक्रीमेंट वगैरह भी नहीं लगा रहे। और आखिरी जो हमारे पास स्लाइड आती है वो स्लाइड है हमारी यहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधी सी बात है बेटा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बिजनेस के अंदर से एक चीज रिक्वायर्ड होती है और वो रिक्वायर्ड क्या चीज है, उनका प्रॉफिट। तो पहला पॉइंट उसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन टू मेक प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर। सबसे पहले वो देखेंगे कि भी हमें हमारे बिजनेस के अंदर जो है वो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। और इसके लिए जो अगला पॉइंट उसे यहाँ पे लिखा हुआ है कहता है एक्सपेक्टिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल बिहेवियर। और इस सबसे ज्यादा जो मेन चीज है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो सीनियर्स वगैरह भी हैं, जो भी वहां पे काम करने वाले हैं, हर एक का रवैया दूसरे के साथ जो है वो हमेशा बेहतर होना चाहिए। और आखिरी और मेन पॉइंट जो इसके अंदर है वो है इन्वेस्टर प्रोडक्ट बाय रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एंड स्टेट रेगुलेशंस। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जहां से इजाजत मिलती है बेटा, उस इदारे का नाम है SECP। पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हर बिजनेस के हवाले से मेयर्स लिखे हुए हैं कि भाई अगर आप कोई बिजनेस करना जा रहे हैं तो उस बिजनेस में आप लोगों को किन किन चीजों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। लाइक अगर आप कोई मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री को क्या क्या चीजें जो है वो अपने पास रखनी पड़ेंगी। अगर आप मेडिसिन के अलावा किसी और प्रोडक्ट को अपनी बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपके सेफ्टी मेयर्स है ना वो सारे के सारे उसकी एवरीथिंग एक एक चीज जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है, जिसके लिए आप लोगों का कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, जिसे हम कंपनी के बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स का नाम देते हैं, उनको हमें रीड करना पड़ता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे लिखी होती है। तो यही वो बता रहा है कि क्या उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्वेस्टर्स ने फॉलो किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर्स ने उन रूल्स को फॉलो ही नहीं किया और अपना जो है वो बिजनेस वगैरह वहां पर करना शुरू कर दिया और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। मींस कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो प्रोडक्ट वाकई डेंजरस नेचर की थी, आपने उसके बैग के ऊपर किसी किस्म का कोई सेफ्टी मेजर नहीं रखा हुआ था, आपने वो चीज जो है वो आवाम को सेल आउट करनी शुरू कर दी, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखनी है कि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई साइड इफेक्ट निकलता है तो साइड इफेक्ट का सोल्यूशन आप लोगों ने क्या करना है। लाइक कोक और पेप्सी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि हमारे यहाँ लोगों को शुगर होने के पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है वो कोक और पेप्सी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है हमारे, जिनको हम बड़े शौक से पी रहे होते हैं। सर्वे के अंदर ये बात निकली कि इनके अंदर शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अब जारी बात है जब कंपनी को इस चीज के बारे में पता चला, सर्वे से कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम्स आई कि भाई ये रीजन है आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेल डाउन होने की, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है उसका सोल्यूशन निकालना शुरू किया। सोल्यूशन में अगर आप देखें तो एक सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने डाइट्स जो है वो अपनी आप वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक इंट्रोड्यूस करवा दी, डाइट कोक भी है, डाइट स्प्राइट भी है। तो कोई ना कोई सेफ्टी मेजर या फिर अब जो नया तरीके का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो शुगर की क्वांटिटी को उसके अंदर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स अ थिंग कि क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया अपनी प्रोडक्ट को बनाते वक्त, और वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके ऊपर आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वजह से अप्लाई होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आकर जो है वो हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। आप लोगों ने अपने टॉपिक को जो है वो बेटा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।